Hello student, today I am going to solve NIS 332 painting question paper of April 2022. Maximum marks is 30 and passing marks is 10. Time duration is 1.5 hours. All questions are compulsory. See link in description for previous year solved question paper. 1. What is Pahari Kalam? Name the themes of Pahari miniature painting. पहाड़ी कलम क्या है? पहाड़ी लघु चित्र की विषय वस्तु का नाम बताएं. A new style that was developed in the Himalaya foothills of Punjab, Garhwal and Jammu is known as Pahari Kalam or Pahari School of Painting. Themes of Pahari miniature paintings are influenced by classical literature, music and local cultures. The painters are masters in expressing the beauty of nature and women. पंजाब, गढ़वाल और जम्मू के हिमालय की तलहटी में विकसित की गई एक नई शैली को पहाड़ी कलम या पहाड़ी के स्कूल पेंटिंग के रूप में जाना जाता है. पहाड़ी लघु चित्रों के विषय शास्त्रीय साहित्य, संगीत और स्थानीय संस्कृतियों से प्रभावित है. चित्रकार प्रकृति और नारी के सौंदर्य को व्यक्त करने में उस्ताद है. 2. लिस्ट आउट द डिफरेंट सेंटर ऑफ द कंपनी स्कूल ऑफ आर्ट. कंपनी चित्र शैली के विभिन्न केंद्रों के नाम सूचीबद्ध करें. तंजौर, तिरुचिरापल्ली, दिल्ली, मुर्शिदाबाद, पटना, कलकत्ता, बनारस एंड लखनऊ. 3. How does painting of Tanjore show its difference from other style? तंजौर की चित्रकला दूसरी शैली से भिन्न क्यों है? Tanjore paintings are different from any other painting style because of its embellishment over the basic drawing with precious and semi-precious stone as well as the relief work. तंजौर की पेंटिंग किसी भी अन्य पेंटिंग शैली से अलग है क्योंकि इसमें कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों के साथ साथ कार्य के मूल चित्र पर अलंकृत किया गया है. 4. राइट अबाउट द ज्वेलरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन विथ एग्जाम्पल. सिंधु घाटी सभ्यता के आभूषण का वर्णन उदाहरण के साथ करें. ज्वेलरी वॉज फाउंड इन ग्रेट एविडेंस एंड वेराइटी एट इंडस वैली साइट्स. लॉट ऑफ गोल्ड, सिल्वर और जेड नेकलेस, ईयर रिंग्स, पेंडेंट, बेल्ट्स एंड बैंगल्स वेयर फाउंड. दिस जेड नेकलेस इज एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ craftsmanship and designing. This is made of 30 round beads and 6 oval beads. 3 lockets in the middle part of the necklace enhance its beauty. सिंधु घाटी के स्थलों पर आभूषण बहुत अधिक मात्रा में और विविधता में पाए जाते थे. बहुत सारे सोने, चांदी या जेड हार, कान के छल्ले, पेंडेंट, बेल्ट और चूड़ियाँ मिली. यह जेड हार शिल्प कौशल और डिजाइनिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है. यह 30 गोल मनकों अच्छा अंडाकार मोतियों से बना है. हार के मध्य भाग में 3 लॉकेट इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं. 5. गिव अ जनरल इंट्रोडक्शन टू द टेम्पल आर्ट ऑफ 8th सेंचुरी इन इंडिया. भारत की 8वीं शताब्दी के मंदिरों की कला पर एक भूमिका लिखें. Indian sculpture was mostly meant for temple ornamentation in the ancient and middle period. The regular building of structured temples in bricks and dressed stone began in the Gupta age, although there is some evidence of small shrines before the Guptas. During the 18th CAD, there was prolific building activities throughout India. The Palas in the east, Cholas and Pallavas in the south, Rashtrakutas and Chandelas in the central part of India built beautiful temples embellished with sculpture from 8th to 10th CAD. भारतीय मूर्तिकला ज़्यादातर प्राचीन और मध्ययुगीन काल में मंदिर की पूजा के लिए थी. ईंटों और सुसज्जित पत्थरों में संरचनात्मक मंदिरों का नियमित निर्माण गुप्त युग में शुरू हुआ. हालांकि गुप्तों से पहले छोटे मंदिरों के कुछ प्रमाण मिलते हैं. 8वीं शताब्दी के दौरान पूरे भारत में विपुल निर्माण गतिविधियां थी. पूर्व में पाल, दक्षिण में चोल और पल्लव, भारत के मध्य भाग में राष्ट्रकूट और चंदेलों ने सुंदर मंदिरों का निर्माण किया जो 8वीं से 10वीं शताब्दी तक मूर्तिकला से अलंकृत थे. 6. What is the aesthetic significance of the महिषासुरमर्दिनी in एलोरा टेम्पल स्कल्पचर. एलोरा मंदिर की मूर्ति महिषासुरमर्दिनी की सौंदर्यात्मक महत्ता क्या है? The sculpture is of Devi Durga slaying Mahishasura, the buffalo's demon. The 8th century Hindu rock cut Kailash temple of Ellora in western India is a remarkable piece of work. This sculpture adorned wall of the Kailash temple which was dedicated to the worshippers of Shiva.
This relief panel treats battle scenes in which the deity is engaged in destroying the demon. The sculpture, particularly the scene depicting Devi's great battle, represents a high point in the development of Hindu iconography. Its treatment in narrative sculpture as well as human figure is commendable. This composition is one of the most dramatic treatments in the history of Indian monumental sculpture. The theme of Durga destroying the buffalo demon or Mahishasura Mardini is very popular in sculpture of India. Finally, it is the combination of grace, beauty, and power of expression and dramatic composition that makes the Durga of Ellora a remarkable relief sculpture. मूर्ति देवी दुर्गा की है जो महिषासुर भैंस दानव का वध करती है। पश्चिमी भारत में एलोरा का 8वीं शताब्दी का हिंदू कैलाश मंदिर एक उल्लेखनीय कृति है। यह मूर्ति कैलाश मंदिर की दीवार को सुशोभित करती है जो शिव के उपासकों को समर्पित थी। यह युद्ध के दृश्यों को दिखाती है जिसमें देवता राक्षस को नष्ट करने में लगे हुए हैं। मूर्ति कला विशेष रूप से देवी की महान लड़ाई को दर्शाने वाला दृश्य हिंदू प्रतिमा के विकास में एक उच्च बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। कथा मूर्ति कला के साथ साथ मानव आकृति भी सराहनीय है। भैंस दानों या महिषासुर को नष्ट करने वाली दुर्गा का विषय भारत की मूर्ति कला में बहुत लोकप्रिय है। अंत में यह अनुग्रह, सुंदरता और अभिव्यक्ति की शक्ति और नाटकीय रचना का संयोजन है जो एलोरा की दुर्गा को एक उल्लेखनीय मूर्ति कला बनाता है। 7. डिस्क्राइब द टेक्निक, नेचुरल एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फेमस स्कल्पचर नटराज। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प नटराज की तकनीक, सामग्री तथा विषय वस्तु का वर्णन करें। Among the numerous gods represented in the bronze images, the most popular was Shiva. He is engaged in the dance of the universe and is trampling on the dwarf of illusion. He is holding the drum of creation in the right hand and the fire of destruction in the corresponding left. The lower right hand is stretched out in a gesture of protection and the lower left signifies salvation. This sculpture is remarkable for the balance of the limbs and the rhythmic running through them. The cosmic dance represents the essence of the Hindu concept of life. The dynamic movement of the god expresses the internal process of creation, destruction and recreation. कांस्य प्रतिमाओं में दर्शाए गए कई देवताओं में सबसे लोकप्रिय शिव थे। वह ब्रह्मांड के नृत्य में लगे हुए हैं और ब्रह्म के बौने को रौंद रहे हैं। उनके दाहिने हाथ में सृष्टि का ढोल और बाएं हाथ में विनाश की अग्नि है। निचला दाहिना हाथ सुरक्षा की मुद्रा में फैला हुआ है और निचला बायां हाथ मोक्ष का प्रतीक है। यह मूर्ति कला अंगों के संतुलन और उनके माध्यम से चलने वाली लय के लिए उल्लेखनीय है। ब्रह्मांडीय नित्य जीवन की हिंदू अवधारणा के सार का प्रतिनिधित्व करता है। ईश्वर की गतिशील गति सृजन, विनाश और पुनः निर्माण की शाश्वत प्रक्रिया को व्यक्त करती है। 8. इवेल्युएट द डेवलपमेंट एंड नेचर ऑफ मौर्य आर्ट। मौर्य काल की कला के विकास तथा प्रकृति का मूल्यांकन करें। Art and architecture flourished during the rule of the Maurya kings like Chandragupta Maurya, Ashoka etc. Several art forms were produced in the kingdom. During the 4th to 2nd century BC, the main feature of art and architecture of this period was their transition from wood to stone. Caves, pillars and stupas are examples of Maurya art and architecture. चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक आदि मौर्य राजाओं के शासन के दौरान कला और वास्तुकला का विकास हुआ। 4वीं से 2री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान राज्य में कई कला रूपों का निर्माण किया गया था। इस काल की कला और स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता उनका लकड़ी से पत्थर तक का संक्रमण था। गुफाएं, स्तंभ और स्तूप मौर्य कला और वास्तुकला के उदाहरण हैं। 9. राइट एट लीस्ट 30 वर्ड्स ऑन द स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल गुंबद। गोल गुंबद की निर्माण शैली पर कम से कम 30 शब्द लिखें। The double-layered roofing style of Iran has been used in construction of Gol Gumbad. In India, this is the biggest dome among all the domes of the world, in which the inner layer of the dome is rounded in semicircular form, whereas the outer layer is conically narrowed upward, giving it a bulbous look. There are 4 octagonal minars at the 4 corners, which have 7 stories each. The inner area of this building is 1600 square meters.
गोल गुंबद के निर्माण में ईरान की डबल लेयर रूफिंग स्टाइल का इस्तेमाल किया गया है। भारत में यह दुनिया के सभी गुंबदों में सबसे बड़ा गुंबद है, जिसमें गुंबद की आंतरिक परत अर्धगोलाकार रूप में गोल है, जबकि बाहरी परत शंक्वाकार रूप से ऊपर की ओर संकुचित है, जो इसे एक बल्बनुमा रूप देती है। चार कोनों में चार अष्टकोणीय मीनारें हैं, जिनमें से प्रत्येक में 7 मंजिल हैं। इस इमारत का भीतरी क्षेत्रफल 1600 वर्ग मीटर है। See link at description for previous year's solved question paper. 10. State the names of enlisted Mughal miniature paintings along with the name of the painters. सूचीबद्ध मुगल लघु चित्रों के नाम बताते हुए चित्रकारों के बारे में बताइए। Mughal painting is the style of miniature painting that developed in the northern India subcontinent in the 16th century and continued till the mid 19th century. Here is the list of paintings and the artist. Title: Bird Catching at Baran. Artist: Bhag. Title: Falcon on a Bird Rest. Artist: Ustad Mansoor. मुगल चित्रकला लघु चित्रकला की शैली है जो 16वीं शताब्दी में उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई और 19वीं शताब्दी के मध्य तक जारी रही। यहाँ चित्रों और कलाकारों की सूची दी गई है। शीर्षक: बर्ड कैचिंग एट बरान। कलाकार: भग्गी। शीर्षक: फाल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट। कलाकार: उस्ताद मंसूरी। 11. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। ए. चैत्याज। B. Bihars. Ajanta was a Buddhist settlement situated near Aurangabad in Maharashtra. Some 29 caves have been cut from a horseshoe-shaped hillside. Paintings have been found in 6 of these caves. These caves are of 2 types, Chaityas and Vihars. Chaitya was a place for worship, while the Vihara was the dwelling place of the monks. The walls, ceiling, and the front part of the Chaityas and Vihars are beautifully decorated with sculpture and painting. The theme of these art works are based on Buddhist scriptures and mainly the stories of Jataka. अजंता महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास स्थित एक बौद्ध बस्ती थी। घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ी से लगभग 29 गुफाओं को काटा गया है। इनमें से 6 गुफाओं में चित्र मिले हैं। ये गुफाएं 2 प्रकार की हैं, चैत्य और विहार। चैत्य पूजा का स्थान था, जबकि विहार भिक्षुकों का निवास स्थान था। चैत्य और विहार की दीवारों, छत और सामने के हिस्से को मूर्ति कला और पेंटिंग से खूबसूरती से सजाया गया है। इन कलाकृतियों के विषय बौद्ध धर्म ग्रंथों और मुख्य रूप से जातक की कहानियों पर आधारित हैं। 12. डिस्क्राइब द पेंटिंग ऑन द स्टोरी ऑफ ढोला मारू। ढोला मारू प्रेम कथा पर आधारित चित्र का वर्णन करें। The love story of Dhola Maru is very popular in Rajasthan and is narrated both in mural and miniature paintings. The composition of this painting is divided into 2 parts. Dhola and Maru are shown seated under a yellow canopy with a red curtain in the upper part of the composition. Dhola is dressed in typical aristocratic attire complete with weapons like sword and shield, facing his lover Maru in Rajasthani costume. The lower part of the composition shows Maru carrying her pet camel. Both the figures are prominent against a green background dotted with flower motifs. Styles motifs of 3 trees are bringing a unity in the composition. ढोला मारू की प्रेम कहानी राजस्थान में बहुत लोकप्रिय है और इसे भित्ति चित्र और लघु चित्रों दोनों में वर्णित किया गया है। इस पेंटिंग की रचना को 2 भागों में बांटा गया है। ढोला और मारू को रचना के ऊपरी भाग में लाल पर्दे के साथ पीले रंग की छतरी के नीचे बैठे हुए दिखाया गया है। ढोला ने राजस्थानी पोशाक में अपनी प्रेमी मारू का सामना करते हुए तलवार और ढाल जैसे हथियारों के साथ विशिष्ट कुलीन पोशाक पहनी है। रचना के निचले हिस्से में मारू को अपने पालतू ऊँट को सहलाते हुए दिखाया गया है। दोनों चित्र में फूलों की आकृति के साथ बिंदीदार हरे रंग की पृष्ठभूमि प्रमुख है। 3 वृक्षों के शैलीबद्ध रूप रचना में एकता ला रहे हैं। 13. हाउ डिड जीवा सोमा मेस अप्लाई ट्राइबल आर्ट फॉर्म इन हिज पेंटिंग। जीव्या सोमा मासे ने अपनी कला में लोक कला को प्रयुक्त कैसे किया।
Warli painting are done by Warli tribe of Thane district of Maharashtra. It becomes well known internationally due to its famous painter Jivya Soma Maze. The beautiful paintings of Jivya Soma Maze, which show the everyday life of the Warlis. Human figures are simplified into triangles and few straight lines. In spite of these simplifications, emotions are expressed in a super way. The painting is more a statement of human and nature relationship than religious sentiments. The forms are generally drawn in white on a flat colored background. The picture shows some human figures and animals like monkey and snakes. The snakes are being fed by these persons. वारली पेंटिंग महाराष्ट्र के ठाणे जिले की वारली जनजाति द्वारा की जाती है। ये अपने प्रसिद्ध चित्रकार जिव्या सोमा मासे के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं। जीव सोमासे की खूबसूरत पेंटिंग जो वारलियों के हर दिन के जीवन को दर्शाती हैं। मानव आकृतियों को त्रिभुजों और कुछ सीधी रेखाओं में सरलीकृत किया जाता है। इन सरलीकरणों के बावजूद भावनाओं को शानदार तरीके से व्यक्त किया जाता है। पेंटिंग धार्मिक भावनाओं से ज़्यादा मानवीय और प्रकृति के रिश्ते का बयान है। प्रपत्र आमतौर पर एक सपाट रंगीन पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग में तैयार किए जाते हैं। चित्र में कुछ मानव आकृतियों और बंदर और सांप जैसे जानवर दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों द्वारा सांपों को खाना खिलाया जा रहा है। 14. How did राम किंकर इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न स्कल्पचर इन हिज वर्क? अपनी मूर्ति कला में राम किंकर आधुनिक मूर्ति कला की शैली कैसे ले आए? राम किंकर स्टडीड at Vishwa Bharati in Shanti Niketan and was closely associated with Nandlal Bose and Binod Bihari Mukherjee. He is one of the best known sculptors and painters of India. One of his famous sculptures, Yakshinayan Yakshini, is installed at the Reserve Bank of India, New Delhi. His approach towards the handling of the subject and material was bold. He generally used concrete, which is easily available, is create a rough texture. Santhal family is made of the same medium. The composition comprises of a man, a woman, a child and a dog. They are moving towards a new destination with full of hope and aspiration, leaving behind their home in search of work. राम किंकर ने शांति निकेतन में विश्व भारती में अध्ययन किया और नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी के साथ निकटता से जुड़े थे। वह भारत के सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकारों और चित्रकारों में से एक हैं। उनकी प्रसिद्ध मूर्तियों में से एक यक्ष और यक्षिणी भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली में स्थापित है। विषय और सामग्री को संभालने के प्रति उनका दृष्टिकोण साहसिक था। वह आमतौर पर कंक्रीट का इस्तेमाल करते थे जो आसानी से उपलब्ध होता है। संथाल परिवार उसी माध्यम से बना है। रचना में एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चा और एक कुत्ता शामिल है। वे काम की तलाश में अपने घर को छोड़कर आशा और आकांक्षा से भरी एक नई मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। 15. राइट एन इस्से ऑन मधुबनी पेंटिंग. मधुबनी चित्रकला पर एक लेख लिखिए। Madhubani painting is one of the many famous Indian art forms. As it is practiced in the Mithila region of Bihar and Nepal, it is called Mithila or Madhubani art. Often characterized by complex geometrical patterns, these paintings are known for representing ritual content for particular occasions, including festivals, religious rituals, etc. The colors used in Madhubani paintings are usually derived from plants and other natural resources. These colors are often bright, and pigments like lamp black and ochre are used to create black and brown respectively. Instead of contemporary brushes, objects like twins, matchsticks, and even fingers are used to create the paintings. मधुबनी पेंटिंग कई प्रसिद्ध भारतीय कला रूपों में से एक है। जैसा कि बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है, इसे मिथिला या मधुबनी कला कहा जाता है। जटिल ज्यामितीय पैटर्न इनकी विशेषता है। इन चित्रों को विशेष अवसरों के लिए अनुष्ठान सामग्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाना जाता है, जिसमें त्योहारों, धार्मिक अनुष्ठान आदि शामिल हैं। मधुबनी चित्रों में उपयोग किए जाने वाले रंग आमतौर पर पौधों और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। ये रंग अक्सर चमकीले होते हैं और लैम्प ब्लैक और गेरू जैसे पिगमेंट का उपयोग क्रमशः काला और भूरा बनाने के लिए किया जाता है। समकालीन ब्रश के बजाय पेंटिंग बनाने के लिए टहनियाँ, माचिस और यहाँ तक कि उंगलियों का उपयोग किया जाता है। See link at description for previous year solved question paper.